सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? दिन आपका सही गुजर रहा है अब तक? यानी कि आप 9 बजे आधा दिन तो गुजर जाता है वैसे। आधा दिन लोग 12 बजे से पहले सो के नहीं उठते। कराची के अलावा भी मुल्क के अवाम होते हैं जो कि उठ जाते हैं। हाँ, देही इलाकों में देख लें, खवातीन उठ 5-6 जाती बजे। हैं। हाँ, उठ जाते हैं सुबह। खवातीन तो स्पेशली सबसे पहले उठती हैं। उन्होंने सुबह बच्चों को तैयार करना है सूरज की स्कूल के पहली लिए। किरण के साथ हाँ, ओह वाह, आंखों खुल जाती हैं। और कुछ गांव देहात में अभी भी ऐसा होता है भाई। नहीं, कुछ नहीं, ज्यादातर गांव देहात में ऐसा ही होता है। जो लेकिन स्पेशली बहरहाल बाहर जो है ना, फिर जो बाहर मंजी रख के सोते हैं, फिर आपको पता है कि जब सूरज की किरण निकलती है तो उसी वक्त बाकी उनकी आंख सच में उस वक्त खुल जाती है। आजकल तो ओस पड़ने से उनकी आंखें खुल जाती हैं। ओस अभी भी कराची में भी बहुत पड़ रही है बहरहाल, लेकिन ये अपनी जगह। तो आज क्या क्या मसाइल हैं जी? भाई आज सबसे पहले तुम पॉलिटिकल सिनेरियो जो हमारा चल रहा है उस पर बात करेंगे। परवेज़ इलाही साहब ने अपनी पार्टी को खैराबाद कह दिया है और उन्होंने अपने साथियों के साथ ज्वाइन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हाँ जी। और अब ये कहा जा रहा है कि जी हायर मैनेजमेंट ने अप्रूव भी कर दिया उनका नाम एज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। ओके, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने वैसे इस पे कोई मौक़िफ़ नहीं दिया? नहीं, मौके सुने, लेकिन अच्छा, मैं आप जो ये जो नेशनल बातें करती है ना, मैं इंटरनेशनल लेवल की सोचता हूँ। ठीक है, आप देखिए जो बाइडन भाई पहुँच गए थे यूक्रेन और उसके लिए उन्होंने 8 घंटे ट्रेन में गुजारे। यानी कि 8 घंटे ट्रेन का सफ़र करके। आपको ये पता है कि यूक्रेन का यूक्रेन का एयर स्पेस बंद है, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस है, तो वहाँ पर नहीं गए। फिर बड़ा खुफिया किस्म का उनका दौरा था, लेकिन उन्होंने जाके बताया कि हम यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे। दूसरी जानिब रूस जो है अब स्प्रिंग ऑफेंसिव का सोच रहा है, तो ये जंग जो है ये अभी चलेगी। और आगे देखते हैं भी ये रशिया और यूक्रेन के मामले के बाद क्या क्या चीज़ें और ख़ित्ते पे क्या कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। विल टॉक अबाउट इट। एक बहुत बड़ा फ्रॉड लोगों के साथ हो रहा है। आप लोगों को कॉल करके विदिन 5 मिनट्स आपको ऐसी बात की जाती है कि आप उनको पैसे देने पर मजबूर हो जाते हैं। वो क्या फ्रॉड है? मेरी वो बहन जो एग्जिस्ट नहीं करती, मेरा वो भतीजा जो है नहीं जी, वो अरेस्ट हो गया था। और आप सोचें कि मैंने फिर क्या जवाब दिया होगा। तो मैं तो बच गया, आप भी महफूज रहें। बिल्कुल जी, इसके बारे में आपको तफसीलन बताएंगे, लेकिन पहले डॉक्टर स्टोरीज। पीटीआई की नई सियासी हिकमत अमली। आज लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज होगा। रहनुमा और कारकुनों समेत 200 अफराद गिरफ्तारी देंगे। परवेज इलाही का सियासी एड्रेस तब्दील, साथियों समेत पीटीआई में शामिल हो गए। चेयरमैन नैब के मुस्ताफी होते ही पीटीआई के गिर्द घेर आता। नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 9 मार्च को तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को भी नोटिस। जी जनाब, तो आज है बुध का दिन, तारीख है 22 फरवरी और आज के दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि वो शुरू करेंगे जेल भरो तहरीक, जिसका आज से आगाज़ होने जा रहा है। और स्पेसिफिकली हमने कल भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी इस वाले से बात कर रहे थे कि लाहौर से इस तहरीक का आगाज़ करेंगे और तकरीबन शाह महमूद कुरैशी समेत कोई 200 कारकुन जो हैं वो आज के दिन गिरफ्तारी भी देंगे। और आज का दिन हमने देखा कि सुबह से ही जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने भी ज़मान पाक आना शुरू कर दिया था। और कल रात से हम देख रहे थे कि कारकुनों की बड़ी तादाद ज़मान पाक के पास बाहर ऑलरेडी मौजूद थी जी। और अब ये भी कहा जा रहा है कि किसने कब गिरफ्तारी देनी है, तो ये फैसला फिर पार्टी ही करेगी। तो पार्टी फैसला करेगी, तो इसका मतलब है कि खान साहब ज़ाहिर है कि वो आखिर में फिर इस हवाले से कोई फैसला करेंगे, क्योंकि बाकियों के मुस्तकबिल का फैसला या गिरफ्तारी का फैसला उन्होंने करना है। तो एजाज चौधरी साहब का क्या मौक़िफ़ था वो ज़रा आपको सुनवाते हैं। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज से जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने जा रही है। दूसरी जानिब कल हमने देखा कि परवेज़ इलाही साहब ने फवाद चौधरी साहब के साथ, जिनको जब कुछ दिनों पहले जब गिरफ्तार किया गया था तो परवेज़ इलाही साहब की एक ऑडियो भी आई थी, उनके साथ एक महीने पहले वाली। जी बिल्कुल एग्जैक्टली वही तमाम सूरत हाल। उनके साथ खड़े होकर उन्होंने फिर ऐलान किया कि वो अपने साथियों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करें। और साथ में फिर फवाद चौधरी साहब ने भी वहाँ पर ऐलान किया कि जो पार्टी की जो हायर इंच हैं वहाँ से इनको सदर बनाने का अप्रूवल भी आ गया है यानी कि खान साहब की तरफ से, ऑफ कोर्स उनकी तरफ से कि पार्टी का सदर इनको बनाया जाएगा। और साथ में फिर उन्होंने फिर गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि हर वो काम करूंगा कि जिससे पंजाब और पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। परवेज़ इलाही साहब ने क्या कहा ज़रा सुनिए। ऑलराइट जी, तो ये हमेशा से ही होता रहा। परवेज़ इलाही साहब काफ़ी लॉयल रहे इमरान खान साहब के साथ। तो अभी ज़ाहिर है क्या होने जा रहा है, क्या होगा, ये अभी देख लेते हैं। बहरहाल सदर मुमलिकत की जानिब से
जो सूबों से मुतालिक बात की गई थी, इलेक्शन से मुतालिक उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57 का हवाला देते हुए कहा था, तो उस पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आया है कि आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी दबाव के फैसले करते रहेंगे और इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, क्योंकि कल उनका एक अहम इजलास भी होता है और उस साथ फिर जो बाद में फिर जो प्रेस ब्रीफिंग आई ये सामने निकल के आई। अच्छा, जो तमाम तर सिचुएशन है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, वेरी वार्म वेलकम टू बाखबर सवेरा एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ये कहिएगा कि आज वो दिन आ गया है जब आप लोगों ने अपनी जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना था, क्या लाएमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो आज सुबह जागते हुए बहुत एक बुरी खबर सुनी, जो वाक़या हुआ है बाराखान में, जो खातून उनके 2 बेटों को मारा गया है। मैं समझता हूँ हम सब इस पे आवाज़ उठा रहे हैं कि जो जुल्म हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन उन्होंने पहले किसी को टारगेट ना किया जाए, लेकिन अगर कोई शख्स इसमें मुलविस है तो ये ना देखा जाए कि कितना पावरफुल है, वजीर है, जो भी है। बहुत जुल्म हुआ है, क्योंकि उस खातून की वीडियो वायरल हुई थी कुरान नज़ीम शान के साथ, और काश उस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत उस पर एक्शन ले ली थी। लेकिन ये हमारी हुकूमतों का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि हम हमेशा लकीर पीटते हैं, वाक़या होने के बाद हम एक्शन में आते हैं। चलो अब कम से कम एक्शन ले लें। देखिए, आज हमारा अहम दिन है। 22 तारीख को इमरान खान साहब ने ये डेट दी थी। आज चेयरिंग क्रॉस पे हमारी कुछ मेन लीडरशिप में से कुछ लोग और साथ में वर्कर्स जो है लाहौर एरिया से अपना वो देंगे गिरफ्तारी, जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर मुराद राज साहब भी हैं और फॉर्मर गवर्नर चीमा साहब हैं, और लीडरशिप है लोकल लेवल की प्लस वर्कर्स। तो लीडर्स आगे होंगे और साथ में उनके वर्कर्स होंगे, और ये सिलसिला बतदरीज बढ़ता जाएगा। पेशावर है, उसमें और बड़े शहर हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे इसको बढ़ाएंगे। अच्छा, तो इसके अंदर अगर इंतज़ामिया की जानिब से गिरफ्तारी लेने से इनकार कर दिया जाए, फिर उस सूरत में क्या होगा? देखिए, पहली तो जो बेस लाइन है, जो बुनियाद है तहरीक की, वो है पीसफुल पॉलिटिकल मूवमेंट। तो कोई कानून को तो हाथ में लेने का सवाल नहीं पैदा होता, ना किसी सरकारी इमलाक या सरकारी अफसरान या पुलिस पे हाथ उठाने के या वर्दी पे हाथ उठाने का कोई सवाल है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, और अगर वो गिरफ्तार नहीं करेंगे तो सिट इन होगा, धरना होगा, और एक पीसफुल तरीके से अपने आप को ऑफर किया जाएगा। तो जो भी होगा उसको कानून के दायरे के अंदर लाया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले ये बात की थी कि वो मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, वो नहीं चाहते रोडें बंद हों या इस तरह के वाक़यात हों, क्योंकि पहले ही मुल्क माशी तबाही का शिकार हो चुका है। इसीलिए तो ये पीसफुल जेल भरो तहरीक का ऐलान किया गया। अच्छा, तो अली मोहम्मद खान साहब, जैसे हमने देखा है कि एजाज चौधरी साहब का भी कहना है कि जी पार्टी ये तय करेगी कि पहले किसको गिरफ्तारी देनी है। सो किन किन के नाम सामने आए, पहले कौन गिरफ्तारी देगा? कल तो मैं काशिफ अब्बासी साहब का शो भी देख रही थी, तो उससे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है शाह महमूद कुरैशी साहब से आगाज़ करने जा रहे हैं। जी, कुरैशी साहब ने वॉलंटियर किया है, और साथ में जो मैंने आपको कुछ फॉर्मर सूबाई वजीर मुराद राज साहब चेयरिंग क्रॉस से, और उसमें सरफराज चीमा साहब, उमर चीमा साहब जो हैं हमारे जो फॉर्मर गवर्नर और बुनियादी हमारे पानियर कारकुनों में से हैं, हमारे लीडर हैं वहाँ से, तो वो देंगे। इमरान खान साहब कता कलामी की माजरत, लेकिन क्या आपकी खवातीन लीडरशिप से भी हम देखेंगे कि वो भी गिरफ्तारी लेंगी? क्योंकि आज यास्मीन राशिद साहिबा की सदारत में हम देखेंगे कि वहाँ से जो रैली का आगाज़ होगा और उसके बाद शेयरिंग क्रॉस तक ये जाएंगे और एहतजाज करेंगे। हाँ, ज़ाहिर है यास्मीन राशिद साहिबा तो आयरन लेडी हैं तहरीक इंसाफ की। लेकिन आपने जो हमारे कैंपेन हेड हैं जयचोई साहब का आपने सुना कि वो उन्होंने डायरेक्शन जो दी है वो यही है कि यंग लोग, लीडरशिप और ज़्यादातर मेल मेंबर्स जो है वो अपनी गिरफ्तारियां देंगे। लेकिन ख़वातीन इस काम में शाना बशाना है, ज़ाहिर है आपको पता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वुमेन विंग है वो वैसे ही बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। अच्छा, तो ये बताइएगा अली मोहम्मद खान साहब के कोई टारगेट वगैरह भी होगा कि इतने लोगों की गिरफ्तारियां देंगे, या फिर एंड में अचीव क्या करेंगे, प्रेशर बिल्ड करेंगे? इससे आपको लगता है कि वो इस प्रेशर के नीचे दब जाएगी मौजूदा हुकूमत? रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी लोगों ने की है, लेकिन फिलहाल इनिशियल फेज में आज 200 गिरफ्तारियों का इंदिया जाचोई साहब ने दिया है। बाकी तो रजिस्ट्रेशन 2000 प्लस लाहौर में अभी तक हुई हैं और मजीद हो रही हैं, और मुख्तलिफ शहरों में भी काफ़ी इसमें वर्कर्स जो हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो एक पीसफुल मूवमेंट है। आपने कहा इसका क्या होगा, इसका प्रेशर डालना है
इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जाना है, आईन की जो खिलाफ वर्जी हो रही है, आर्टिकल 224 इज वेरी क्लियर, 3 महीने के अंदर आपने इलेक्शन कराना है और उस पर तमाम जो इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्ट इस मुल्क के हैं वो उस पर 1 पेज पे हैं। सही। अच्छा वैसे आप बताएं, आप कहाँ से गिरफ्तारी लेंगे? मर्दान रीजन से इंशाल्लाह मेरी भी बारी आएगी और 1-2 दिन में पेशावर वैली है और उसके साथ साथ फिर बतदरीज खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी इसको बढ़ाया जाएगा और इसको फिर सिंध की तरफ भी लेके जाया जाएगा। तो मर्दान की बारी आएगी तो मेरी भी बारी आएगी। सही। तो फिर अच्छा लाहौर के बाद फिर ये सिलसिला कहाँ जाएगा? फिर ये मुल्तान से होता हुआ फिर ये आप तक मर्दान तक कब तक पहुंचेगा? फैसलाबाद आई थिंक 1 मार्च को है, मुल्तान है और उसके साथ साथ पेशावर, आई थिंक कल पेशावर है। तो पूरा इसका एक स्केड्यूल दिया गया है। अच्छा वैसे आप किस दिन किस शहर से किन किन लोगों ने गिरफ्तारियां देनी है, इट इज ऑल चॉक्ड आउट। नहीं मैं वही कह रहा हूँ अली मोहम्मद खान साहब, मतिया बार-बार पूछ रही हैं तो मैंने कहा सुकून से बैठने दें, हमसे बात करें, कितनी अच्छी बात है सुबह फिर हम किसको ढूंढेंगे बात करने के लिए, ये तो मिल भी जाते हैं अच्छे जेल से फिर फोन पे ले लिया कीजिएगा। वहाँ पर फोन भी नहीं देंगे, मसला ये है, ये देते हैं, हो सकता है बैटरी क्लास में मिल जाए। हाँ तो खैर, तो अच्छा इसके बाद ये इसका तहरीक का नुक्ता अंजाम क्या होगा, एंड में क्या होगा, खान साहब भी गिरफ्तारी देंगे या वो क्या तरीकेकार होगा? और ये मौसर आपको लगता है कि ये जो तहरीक है ये मौसर साबित होगी? देखिए अपनी एक एफर्ट हम करेंगे इंशाल्लाह। और आपने देखा परसों जब खान साहब निकले हैं लाहौर, तो जितनी तादाद में बंदा आया है लाहौर निकला है, मैं समझता हूँ लाहौर ने अपना जो है तर्ज एक बार फिर उतारा है। कौम की कॉल पे वो, कौम के लीडर की कॉल पे वो खड़े होते हैं। ज़ाती तौर पे मेरी राय ये है कि चेयरमैन इमरान खान साहब को गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए, हालांकि वो फ्रंट से लीड करना चाहते हैं, जख्मी भी हैं, उनकी जान को भी खतरा है, एक अटैक हो चुका है। हम जितना उनको कम वल्नरेबल करें और एक्सपोज करें उतना बेहतर है। और ये मैं समझता हूँ कि ये हर अभी जाके तो उन्होंने अपनी इस हालत में भी जाके हिफाजती जमानत मंजूर करवाई है जी। क्योंकि वो एक देखें एक नेशनल फिगर हैं और एक सेंट्रल फिगर हैं इस पूरी तहरीक की भी, और उम्मत मुस्लिमा भी में भी एक प्रोमिनेंट फिगर हैं। मेरे ख्याल में हमें उनको एक्सपोज नहीं करना चाहिए। बाकी हम सब अवेलेबल हैं, 1 स्टेप डाउन खान साहब के नीचे सारे अवेलेबल हैं। और दूसरी एक चीज़ अली मोहम्मद खान साहब ये भी है कि अगर खान साहब अगर चले जाते हैं अंदर, जेल चले जाते हैं या गिरफ्तारी दे देते हैं, तो फिर जो लोग हैं उनको कंट्रोल करने वाला कौन होगा? फिर तो वो एक नहीं देखिए मैं इस पे मेरी राय दूसरी है। देखें जेल जाने से तहरीक और लीडरशिप हमेशा मजबूत होती है। जी। मेरी कंसर्न सिर्फ उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और उनकी हेल्थ की हद तक है। अदरवाइज तो खान साहब पहले भी 8 से सालों पहले भी गए हैं जेल, अब भी वो खुद कह रहे हैं कि वो जाना चाहते हैं। लेकिन ये फैसला मेरे ख्याल में अगर सीनियर लीडरशिप पे छोड़ दिया जाए कि वो मेरा नहीं ख्याल हम में से कोई भी इमरान खान साहब को एक्सपोज करवाना चाहेगा उन लोगों के सामने जिनसे उनको वाकई थ्रेट है। क्योंकि बड़े सीनियर लोगों पे इमरान खान साहब ने जो है इल्जाम लगाया, FIR अभी तक उस तरह दर्ज नहीं हो सकी जिस तरह इमरान खान साहब चाहते थे। तो क्या हम चाहेंगे कि एक नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का हमारा लीडर और एक्सपोज हो? बाकी तहरीक है आगे चलेगी तो जाहिर है हर दिन नया दिन होता है और उसके मुताबिक फिर फैसले किए जाएंगे। अच्छा खान साहब बस आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे कि स्पेसिफिकली खैर चले वक्त नहीं है क्योंकि लाहौर में भी साद रफीक साहब खिताब करें, उनको भी दिखाना है। बहुत जी हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, लाहौर आपको ले चलते हैं। ख्वाजा साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये आफ्ताब सुल्तान साहब को मैं थोड़ा जानता हूँ लेकिन अच्छा जानता हूँ। वो बहरहाल एक फ़र्ज़शनास और दयानतदार आदमी है और मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और उनकी इज़्ज़त करता रहूँगा। अब वो जो भी वाक़यात हैं उनके बारे में तो वही बता सकते हैं। वो ज़ाहिर है वही उसके अगर कोई वाक़यात ऐसे हैं तो उस पर वही तबसरा कर सकते हैं। जो कुछ उन्होंने कहा हम सब ने सुना है। ज़ाती तौर पे मैं उनका एहतराम करता हूँ, वो एक दयानतदार आदमी है। आप परवेज़ इलाही का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जी परवेज़ इलाही का PTI में जाने के बाद फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बड़ा अच्छा मुस्तकबिल है। परवेज़ इलाही साहब को भी मुबारक और इमरान खान साहब को भी एक जैसे इकट्ठे हो गए हैं एक जगह पे। और PTI वालों को मुबारक हो। क्या कहते थे, साफ चली शफाफ चली। और परवेज़ इलाही साहब को जो बुरे बुरे लक़ब देते थे वो इमरान खान साहब ही देते थे। मैं तो वो वर्ड भी उनके बारे में यूज़ नहीं करना चाहता। तो जिनको वो गालियाँ देते हैं ज़रूरत पड़ने पे उनको सीने से भी लगाते हैं, सर के ऊपर भी बिठाते हैं। ज़रूरत के तहत वो किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। तो अब मुस्तकबिल जो है वो PTI का और उसके नौजवानों का वो परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे महसूस होते हैं। तो अच्छी बात है, हमें मुबारकबाद देनी चाहिए PTI को। परवेज़ इलाही साहब की एक ऑडियो आई है, तो इस पर हुकूमत क्या एक्शन ले रही है? कोई कमीशन वगैरह बना रही है तहकीकात के लिए? इस लोगों की तरफ से कोई रद्द अमल किया है?
देखते हैं, थोड़े दिन इंतज़ार करेंगे। आजकल इमरान खान के प्लस्तर पर बड़ी बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए प्लस्तर में छुप कर बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब सीधा जेल से निकलते हैं, लंदन चले जाते हैं, पूरा यूरोप घूमते हैं, 3 साल से उनके प्लेट टेस्ट वहाँ पर पूरे नहीं हो रहे, लेकिन उस बारे में आपने कभी जिक्र नहीं किया कि नवाज शरीफ साहब भी भाग के गए। मेरा तो व्यू पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप कातलों के घेरे में फंस जाएं और आपको पता हो कि आपको मारा जा रहा है, तो वहाँ से बच के निकलना चाहिए। मेरी ज़ाती राय है ये। उनकी बीमारी भी एक रियलिटी है नवाज शरीफ साहब की, वो शदीद बीमार थे और उनको इमरान खान की हुकूमत ने बाहर जाने दिया था, क्योंकि वो उनको ख़तरा हो गया था कि ये कहीं गले ना पड़ जाए सारा कुछ। खुशी से बाहर नहीं उनको भेजा था, तो वो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, उनकी जान बच गई। मुशर्रफ दौर में भी उनके साथ यही कुछ हुआ था, तो बड़ी लंबी जेल काट के गए, इस भगोड़े की तरह तो नहीं। कि शाहिद खाकान अब्बासी 20 पेशियाँ भुगत चुका है। एक पेशी पे कल ट्रैफिक में फंस गए, चंद मिनट की डिले हो गई, उनकी तो नाकाबिले ज़मानत वारंट क्या हो, आगे ज़मानत करवा लो। ये इंसाफ का क्या निज़ाम है? इस तरह निज़ाम चलते हैं इंसाफ के? इस तरह किसका एतमाद कायम रहेगा इस निज़ाम अदल पे? इसीलिए ये एतमाद टूट रहा है। हुकूमत भी साद रफीक जो है वो इंतकामी सियासत के सख्त खिलाफ है, लेकिन अब जो विभाग में हुकूमत आई है, FIA, एंटी करप्शन, NAP, जितने भी इदारे हैं वो PTI के रहनुमाओं को बुला रहे हैं। फिर जो चुनने मुन्ने से मुकदमात हैं वो भी दायर किए जा रहे हैं। शेख रशीद को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, तो क्या ये इंतकामी सियासत की रविश जो है वो पाकिस्तान में ख़त्म होगी? और दूसरा, आर्टिकल 57 के तहत जो सदर पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख दे दी जाए, क्या उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और वफाक क्या करना चाहते हैं? ये दो बिल्कुल अलग सवाल है। जो पहला सवाल है वो मेरे ख्याल में बहुत पर्टिनेंट है कि सियासी इंतकाम ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको हुकूमतों को उनकी तिब्बी उम्र पूरी करनी देना होगी। जब इमरान खान और उसके सहूलतकार जो में थे, जब वो ये खेल गंदा खेल रहे थे हमारी मुंतखब हुकूमत को गिराने का, तो हम बार बार ये कह रहे थे हर फोरम पे कि अगर आप हमें गैर फितरी तरीके से निकालेंगे तो जो निज़ाम आप अपनाना चाहते हैं चलेगा वो भी नहीं। एग्जैक्टली वही हुआ ना, तो वो निज़ाम नहीं चला। अब बात ये है कि ये खेल शुरू नहीं करना चाहिए ना। जब आप खेल शुरू करते हैं तो फिर ये नहीं हो सकता कि जो बीज आप बोएंगे वो काटेंगे नहीं। इमरान खान के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या हुआ उसके साथ? वो महफूज है, अल्लाह उन्हें महफूज रखे, उनका ख़ानदान भी बचा हुआ है। मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, यूसुफ अब्बास शरीफ, उनके ख़ानदान के लोग जो जलावतन हो गए, अभी तक जलावतन है। कलसूम नवाज़ शरीफ साहबा के साथ बीमारी की हालत में जो हुआ, पूरा ख़ानदान तो उनको रगड़ा लगा दिया, फिर पूरी पार्टी और पार्टी के तमाम सीनियर लोगों को जेलों में डाला। हम तो नहीं चीखें मारते थे उस वक्त, हमारे साथ जुल्म हो रहा था, हमें रोते देखा कभी? हम तो 16-16 माह 18-18 माह बाद भी नहीं रोए। ये चौथे दिन चीखें मारने लगते हैं, टीवी पे आके कहते हैं हमारे बच्चे परेशान हो गए। आपके बच्चे हैं तो बाकियों के बच्चे नहीं थे? आपको शर्म हया नहीं आती थी उस वक्त? हम तो फिर भी इसकी हमायत नहीं करेंगे अगर किसी को गलत पकड़ा जाए। गलत पकड़ा ही नहीं जाना चाहिए गलत किसी को, लेकिन अगर किसी ने जुर्म किया है तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी? और क्या अगर कोई रियासत के ख़िलाफ़ खेल खेलेगा और रियासत को दिवालिया कराने की साजिश का हिस्सा बनेगा एलानिया, तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, 10वां हिस्सा भी नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ है। हम नहीं चाहते इनके साथ वो कुछ हो जो हमारे साथ हुआ है, लेकिन इन्हें हया आई है, इन्हें शर्म आई है। इमरान खान जो है उन्होंने अपने गिरेबान के अंदर झांका है जो वो करतूतें करते थे और करवाते थे। और मैं आपको एक और आज बात बताऊँ, इसका इसलिए कुछ नहीं बनना और इसे इसलिए किसी ने रास्ता नहीं देना कि इस आदमी पर किसी का एतबार नहीं है। आपके मुखालिफ का भी आप पर एक एतबार होता है कि इसको मौका मिलेगा ये फ़लाँ गंदा काम नहीं करेगा। इसके बारे में सब लोग ये जानते हैं, इसे जब मौका मिलेगा ये फाउल प्ले करेगा और गंद डालेगा। इसलिए भी इसे किसी ने रास्ता नहीं देना। उसने किसी को कहा है कि मैं गड़बड़ नहीं करूँगा, मैं कानून से बाहर नहीं जाऊँगा। आज तक झूठ बोलता है, वो मुसलसल झूठ बोलता है, मुसलसल इंतकाम की बात करता है। तो उस आदमी को कौन रास्ता देगा? कोई रास्ता नहीं देगा उसको। भाई साहब, सेंट्रल में आपकी हुकूमत है और
मियां नवाज शरीफ साहब वो बाहर हैं और मुतअद्दिद आप समेत बहुत से जो आपके रहनुमा हैं वो यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए और इस वक्त हालात जो है उनकी डिमांड कर रहे हैं और मुख्तलिफ डेट्स भी दी गई, तो उनके ना आने की क्या जी। तो लाहौर में वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने मुबारकबाद पेश की परवेज़ इलाही को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने पर, और साथ में उन्होंने इमरान खान साहब को भी मुबारकबाद दी इस हवाले से। उन्होंने कहा कि सब एक जगह आ गए, हाँ, एक जैसे। एक ब्रेक लेते हैं। बाद अफवाज पाकिस्तान और इस अरसे के दौरान भी मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए, जिनमें ऑपरेशन राह हक, राह रास, राह निजात, रद्दुल फसाद, उसके अलावा कई ऑपरेशन थे, जिसकी वजह से आज हम निस्बतन सुकून के हाल में मौजूद हैं और पाक फ़ौज के वाहिद एक मोटो है मुल्क में क़याम अमन। बिल्कुल जी। और इस हवाले से हमने देखा कि किस तरीके से पाक फ़ौज ने ज़रब-ए-अज़्ब जैसी मुश्किल जंग भी लड़ी और फिर इसको जीता भी, और अब भी पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए पाक फ़ौज ऐसे कई महाज पे लड़ रही है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। जो सूरत हाल रही, हम निस्बतन ख़ासा महफूज अपने आप को तस्वुर करते हैं और इसके हवाले से हम बात भी कर लेते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे लिए उन्होंने वक्त निकाला है। हारिस नवाज़ साहब, शुरू में इस रिपोर्ट से पहले मैं यही बात कर रहा था कि एक वो टाइम था कि जब आए रोज़ दहशत गर्दी का कोई ना कोई वाक़या होता था, फिर हमने ये देखा कि स्वात में, फिर उसके बाद वज़ीरिस्तान में, फिर वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान का आपको याद होगा टाइम कि कितना उसके ऊपर प्रेशर था कि वो किया जाए और वो मुश्किल तरीन महाज था, लेकिन वहाँ पर भी फिर उसके बाद मुल्क के अंदर दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के ख़ात्मे के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, तो इसी वजह से आज हम कितने सुकून में बैठे हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानी और काबिशों की वजह से। जी बिल्कुल, और ख़ास तौर पे सती मैं एक दो बातें बताना चाहता था। एक बड़ा सख्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जान के किया जा रहा है, वो ये मिसकंसेप्शन है कि पता नहीं सिक्योरिटी फोर्सेस स्पेसिफिक एरियाज में ऑपरेशंस करते हैं, लाइक वो फाटक एरिया में या बलूचिस्तान में एरिया में, बल्कि ऐसी बात नहीं है। ये थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से होता है और ये पूरे मुल्क में ऑपरेशन हो रहे हैं। बलूचिस्तान में है, KPK में है, पंजाब में है, सिंध में है, सबकी डिटेल हमारे पास हैं और ये मल्टी लेयर्ड ऑपरेशन होते हैं। मल्टी लेयर्स का मतलब ये है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, एरिया डोमिनेट करने के ऑपरेशन होते हैं, एरिया सैनिटाइज करना के क्लीन करने के एरियाज होते हैं, हर किस्म के किए जाते हैं। और अभी आपने जब कराची में देखा कि चीफ आर्मी स्टाफ ने विजिट किया कराची में, जब ये कराची पुलिस ऑफिस में टेररिस्ट ने अटैक किया और फिर कोर हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग हुई, उसमें चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी अटेंड किया और बड़ी उन्होंने तारीफ की। उसमें उन्होंने रेंजर्स की, आर्मी के SSGs की, उसके बाद पुलिस की, सबकी बात की कि बड़े अच्छे तरीके से ऑपरेशन कंप्लीट किया गया। लेकिन एक बात याद रखें, चीफ आर्मी स्टाफ ने बताया कि देखें, दिस टेररिस्ट हैव नो रिलीजन्स, और ये उनकी ना उनकी कोई आइडियोलॉजी है, सिर्फ एक मिसकंसेप्शन, वो अपना ज़बरदस्ती ये हरासमेंट फैला के लोगों को डरा के अपनी आइडियोलॉजी वो फोर्स करना चाहते हैं कि जो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी आवाम ने तहैया किया हुआ है कि वो इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मुसल्लह फ़ौज उनके साथ खड़ी हुई हैं। और इसमें जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, चाहे पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिकल हैं, फ्लड्स आ गए, आर्म फोर्सेस अपने पूरे ऑपरेशन करते हैं, उस पर दिन रात को लगे रहते हैं, इसमें कभी कोई कि नहीं हुई। और इस पर ख़ास तौर पर काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन, फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाते हैं, ये इनको कोई कमी नहीं की जाती है इसके हिसाब से। और इसके साथ इसी वजह से इतनी हमारी सक्सेस रेट, ये आपने सामने अभी बताया कि कितने टोटल ऑपरेशन हुए हैं, कितने अरेस्ट किए गए हैं, कितने टेररिस्ट को मारा भी गया है। इसके साथ जो सबसे एक बात चीफ आर्मी साहब ने बड़ी क्लियर कही थी कि कभी भी आप जितने मर्जी काइनेटिक ऑपरेशन करें, कामयाब नहीं होते हैं। इसमें यू नीड द सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। जब तक अवाम साथ नहीं होंगे, मिलिट्री फोर्सेस ड्रॉ स्ट्रेंथ। हारिस नवाज साहब, आपको याद होगा कि ये बात 2007 बल्कि उससे पहले से करते आए हैं कि कभी भी ऑपरेशन हो जाता था, उसके बाद फिर हम अगर देखते थे कि कोई ऐसे एलिमेंट सर उठाते हैं तो उसके अंदर होता ये था कि जो ट्रांजिशन होती है ना, फौज ने कार्रवाई की, उसके बाद सिविलियन सेटअप जो है वो अमन अमान बरकरार रखता था। तो अक्सर हम देखते थे कि सिविलियन सेटअप उसको सस्टेन नहीं कर पाता था, बरकरार नहीं रख पाता था, तवज्जो नहीं दे पाता था, और फिर बाद में उन चीज़ों से सबक सीखा गया। डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल 100%। और फिर चीफ ऑफ स्टाफ ने एक और बड़ी बात की है कि टुगेदर, व्हेन वी आर टुगेदर,
वी विल फेस एनी प्रॉब्लम और इस मीनस को हम हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। एक और बात जो सबसे अहम बात है, प्लीज रिमेंबर द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्म फोर्सेस। इतनी सेक्रीफाइसेस करते हैं, यंग ऑफिसर्स, ट्रूप्स, सीनियर ऑफिसर्स शहादत हो रहे हैं, यंग विडोज, मदर यंग विडोज जो बेचारी 20, 21, 22 साल की होती है, एक एक दो बच्चे होते हैं, उनके सोचों में कितनी तकलीफ होती है जब हम एक प्रोपेगेंडा सुनते हैं। बिल्कुल, जिस तरह जनरल सरफराज के बारे में बात हुई, जिस खानदान ने, सिर्फ एक शहीद की कुर्बानी नहीं है, ये पूरे के पूरे खानदानों की कुर्बानी होती है। तो खैर अभी जिस तरीके से जो हालात चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, तो कितना ज़रूरी है कि ज़रब वैसा एक और ऑपरेशन होना चाहिए उसी तर्ज का। मदिया, ये ऑपरेशन जो है ये इट इज़ ए कॉन्टिन्यूइंग, सेम टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कॉन्टिन्यूइंग। एक 3 महीने में आपके सामने 7,000 ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें से तकरीबन 150 ये टेररिस्ट को मारा गया है, 1000 से ऊपर लोगों को अरेस्ट किया गया है। और ये डे नाइट ऑपरेशन करें, जहाँ थ्रेट हुआ, जहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन खबर आई, ये चले जाते हैं, चाहे पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, ये केपी में हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। इसलिए ये सोचना ही गलत है कि हमने कहीं सोचती कि बिल्कुल इस पर कोई ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आई विश कि आपके तवज्जुह से आवाम को पता चले, ये सोच छोड़ नहीं होनी चाहिए कि जी कहीं फौज ऑपरेशन नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जहाँ थ्रेट परसेप्शन होगा, ये रात के 2 बजे होंगे, ये हमारे ऑफिसर ट्रुप उठते हैं और जाके ऑपरेशन करते हैं और इनको जहन्नम हासिल करते हैं। तो आई थिंक ये एक मेन इंपॉर्टेंट बात थी। सेकेंड यही है कि अवाम, यू फाइट एज अ नेशन, आप मुसल्लह फौज अकेले लड़ाई नहीं करते हैं। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत ज़बरदस्त अंदाज उन्होंने समअप किया कि किस तरीके से ये कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कितने IBOs हो रहे होते हैं, लेकिन हम महफूज होते हैं। तो इसका मकसद ये है कि कोई हमारी वजह से बिल्कुल ऐसी बात है। एक छोटी सी हम यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पेशावर में अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अंकल टोनी से, जो कि क़याम पाकिस्तान के वक्त से फोटोग्राफी कर रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक के वो चक्कर भी लगा चुके हैं। और अंकल टोनी से मुलाकात करवा रही हैं मदीहा सोबत। क्या बात है जी, क्या ज़बरदस्त। अंकल टोनी ने ऐश्वर्या राय की पिक्चर भी खींची हुई है भाई, वो तस्वीरों की तस्वीर भी खींची हुई, पिक्चर्स एक्सबंदी से वो कहते हैं ना। हाँ, चलें ठीक है। हाँ चलें जी, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आपका 9 से 10 बजे तक का वक्त बहुत ही अच्छा गुजरा होगा और 10 बजे का वक्त भी हमारे साथ आपका बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरेगा। बिल्कुल जी। अच्छा, और आज वैसे आज की जो तारीख है वो है 22 फरवरी। मैंने आपको कट किया तो इसलिए माजूर भी मैं चाहूँगी। नहीं, आपने नहीं किया। अच्छा, नहीं किया, आप करें। अच्छा, मैं कट करें। मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में। हाँ, ये बात बिल्कुल है। अच्छा, आज क्योंकि 22 फरवरी है और आज शहीद सहाफ़त अरशद शरीफ की 50वीं सालगिरह भी है। सो इस दुआ से हम अपने दूसरे घंटे का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह करे शहीद अरशद शरीफ की वालिदा, उनकी बीवी, उनके बच्चों को इंसाफ मिल सके और हमेशा उनको उनके काम की वजह से याद रखा जाएगा। उनके घर वालों के लिए दुआएं, उनके लिए दुआएं और दुआ ये कि अल्लाह करे उनको इंसाफ मिल सके जो उनका काम है, क्योंकि हमने उनसे बहुत सीखा है। मुलाकात तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन उनका काम, उनके शो के थ्रू जिस तरीके से वो प्रॉपर अपना रिसर्च वर्क करके बैठते थे और एक ट्रांसमिशंस में ज़ाहिर है कि हमारा वास्ता ज़्यादा पड़ता था उनके साथ। हाँ। और उनके अंदर इतने गट थे, बहुत कम ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो आपको सराहते हों और ऑन स्क्रीन सराहते हों। वो आपके हाफजे की तारीफ करते थे। न्यूमरस ओकेजन्स ऐसी रही होंगी कि जिसके अंदर उन्होंने कहा होगा कि आपका हाफजा अच्छा है, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है या ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप याद रख के बैठे हुए थे। फिर उसके बाद आप ये देख लें कि ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव पर्सन अपने बाकी साथियों के साथ भी, और रिसर्च वर्क तो उनका ज़बरदस्त होता था। तो अगर हमारे दरमियान होते तो आज वो 50 साल के होते। और दूसरी चीज़ ये है कि इंसाफ, तो मुझे नहीं लगता कि इंसाफ हो पाएगा, बिकॉज जो चला गया इस दुनिया से वो वापस नहीं आ सकता। हाँ, उनके कातिलों को कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाया जाना चाहिए। एक बात देखिए, शहीद हमेशा जिंदा होते तो 50 साल के हो गए। हाँ, लेट्स से इट, बिल्कुल ऐसे ही। चले जी, अल्लाह पाक
उनकी फैमिली को सब्र भी दे, सब्र जमील अता कर उनकी वालिदा को सेहत देखें और अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे के साथ इंसाफ होता हुआ देखें। अब जी ज़रा आगे बढ़ते हैं और ज़िला बारखान के हवाले से बात करते हैं, जहाँ पर एक ऐसा इंसानियत सोच वाक़या हुआ कि जो बिल्कुल भी मतलब इंसान की सोच दंग रह जाती है कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि एक खातून की जो वीडियो थी वो वायरल हुई थी, जिसमें वो कुरान पे हाथ रख के बता रही थी कि उसको और उसके 7 बच्चों को किस तरीके से सूबाई वज़ीर जनाब उनकी निजी जेल में रखा गया है। और फिर उसके बाद में देखा कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था वो अब्दुर्रहमान खेतरान साहब पे लगाया था, और उसके बाद मैंने देखा कि किस तरीके से कुछ दिनों बाद ही उनके लाश मस्त शुदा चेहरे के साथ उनके 2 बड़े बेटों के साथ, जिनमें से एक की उम्र 22 साल थी, एक की उम्र 15 साल थी, इन 2 की लाशें पास के कुएं से मिली, और अब भी जो उनके बाकी की 5 बच्चे हैं वो गुमशुदा हैं। जनाब, तो उनके शौहर खान मोहम्मद मरी ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी बीवी और 7 बच्चे 2019 से सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की निजी जेल में थे, जहां उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। और फिर उन्होंने अब ये कहा कि 2 बच्चों को तो मार दिया गया है, बीवी को मार दिया गया है, 5 बच्चे अब भी निजी जेल में हैं। और फिर उनके कबीले की जानिब से, यानी कि मरी कबीले की जानिब से इस वक्त भी प्रोटेस्ट किया गया है, प्रोटेस्ट उनका जारी है, और वो ये कहते हैं कि ये एहतजाज हम जारी रखेंगे। और फिर साथ ही साथ अब पुलिस का इस हवाले से बड़ा अहम किरदार इसमें होना चाहिए। हालांकि जो और कल रात छापा भी मारा गया, कल रात छापा मार के। अच्छा, इसके साथ मैं बताती चलूं कि इन खातून की जो मियाँ थे वो कह रहे थे कि पहले भी इन्होंने मुझे झूठी गवाही देने के बुलाया था हाँ। और उसके बाद में झूठे मुकदमे में मुझे जेल भी करवा दी थी और मैं 3 साल जेल में भी रहा। और उन्होंने कहा कि मुझे मेरी जान का खतरा था, इसलिए मैं बलूचिस्तान से ही बाहर निकल गया। मैं बारखान से कि मैं बलूचिस्तान से भी अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल गया। लेकिन अब वो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा जो उनके 5 बच्चे जो कि अब तक लापता हैं, गुमशुदा हैं, उनको बाजियाब कराया जाए। और कल इसी जुम्रे में देखा कि कल बलूचिस्तान पुलिस ने अब्दुर्रहमान खेतरान साहब के घर पे छापा भी मारा। उनके घर को आने वाले जो 3 रास्ते थे उन रास्तों को भी सील किया गया, ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। और इस ऑपरेशन में देखा कि ख़वातीन जो पुलिस एहलकार थी उनकी तादाद भी मौजूद थी देखने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स अगर प्रॉपर एक डिटेल आपने सर्च ऑपरेशन करना होता है फिर आपको ज़रूरत होती है कि आप ख़वातीन पुलिस एहलकार। अच्छा जी, तो ये खान मोहम्मद मरी जिनका ताल्लुक वैसे तो कोहलू से है, लेकिन जाहिर है कि वो और उनके बच्चे सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के मुलाजिम थे और मुलाजिम होने के नाते बारखान और क्वेटा में मुकीम थे। अच्छा, 2019 से ये सिलसिला शुरू हुआ जब झूठी गवाही देने के लिए बुलाया गया और उन्होंने कहा कि भाई मैं मुलाजमत करता हूँ, चौकीदारी करता हूँ, लेकिन झूठी गवाही देना मेरा काम नहीं है। तो उसके बाद उन्हें एक पर्चे में नामजद कर दिया गया, निजी जेल में भी डाला गया। फिर उसके बाद केस जो है वो भी चला, 3 साल जेल काटने के बाद वहाँ से रिहाई मिली, लेकिन फिर भी ये सिलसिला जो है वो नहीं चल सका। कुरान का वास्ता जो उनकी बेगम थी, उनका आप देखें कि वो वीडियो ये हॉन्ट करती रहेगी एक लंबे अरसे तक। कि उनकी एक बच्ची के साथ बार बार ज्यादती भी होती रही। हमारे नुमाइंदा अतिया अकरम जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अतिया, सबसे पहले तो ये बताएगा, क्योंकि जो उनके कबीले के लोग हैं उन्हें बजाय कि उनको दफन करते इन लाशों को वज़ीर हाउस के बाहर रख के वो एहतजाज भी कर रहे हैं। उनके मुतालबा भी है कि 5 जो बच्चे मुहवी हैं, उन लापता हैं, उनको भी जल्द बाजियाब कराया जाए। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, और कल जो रात सर्च ऑपरेशन किया था, जो पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा था, उससे कुछ हासिल भी हुआ पुलिस को? जी मदीहा, ऐसा है कि कोयटा में एक इंतहाई बारखान के वाक़े में जो है, बारखान के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। इंसानियत सोज वाक़या है जिस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। यहाँ पर इस वक्त वो वाक़े के जो लवाहिकीन तो नहीं हैं इसमें, क्योंकि खान मोहम्मद कोयटा से ही जा चुके, बलूचिस्तान छोड़ चुके हैं कि कहीं उनकी जान को ख़तरा है। उनका कहना ये है कि अदालत, अदलिया, उसके साथ साथ अगर बलूचिस्तान हुकूमत जो कि बेहिसी का मुजाहरा कर रही है वो उनको अगर इस चीज़ की श्योरिटी दे कि वो उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा तो वो कोयटा आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नहीं आए। इस वक्त मरी कबीले के जो मोतबरीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लाशें इस वक्त एम्बुलेंस में पड़ी हुई हैं, जो इंसानियत के मुँह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। आपने जैसे कि जिक्र किया कि गुज़िश्ता रात पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। मदीहा, कोयटा में तो कोई निजी जेलें हैं ही नहीं, ये सर्च ऑपरेशन होना चाहिए था बारखान के इलाके में। जैसा कि यहाँ पर मौजूद मरी कबीले से हमने बात भी की, तो यहाँ पर जो है जहांगीर मरी का कहना ये था कि कल जब वो लाशें लेकर आ रहे थे तो मुख्तलिफ चेक पोस्टों पे उन्हें पुलिस की जानिब से रोका गया और बाकायदा उनसे तहरीरी तौर पे लिखवाया गया कि वो जो हमारे सूबाई वज़ीर हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो उनका कहना ये था
कि वो हर चेक पोस्ट पे तहरीरी लिख कर और उसके साथ साथ दस्तखत करते हुए आए हैं कि हम सिर्फ लाशें पोस्टमार्टम के लिए कोयटा लेकर जा रहे हैं और इन लाशों को हम पोस्टमार्टम के बाद तदफीन कर देंगे मरी कब्रिस्तान में। और इस तरीके से झूठ बोलते हुए वो मुसलसल कोयटा पहुंचे और कोयटा पहुंचने के बाद भी उन्हें 2-2 घंटे हर चेक पोस्ट पे रोका गया। रेड जोन के सामने अभी भी इशफाक ऐसा है कि ये लोग धरना दिए हुए हैं। जहांगीर मरी रो रो के ये अपील कर रहे हैं कि जो 5 बच्चे उनकी हमारे सूबाई वजीर की कैद में हैं, बाकायदा बहुत सी वीडियोज़ भी वायरल हुई हैं। इसके साथ साथ मदीहा सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के जो बेटे हैं सरदार इनाम खेतरान, उन्होंने तस्वीरें बाकायदा जारी की हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आपको क्या कहूँ कि हुकूमत अब भी खामोश है और उसके साथ साथ हुकूमत को ये चाहिए था कि बारखान के इलाके में जहाँ पर ये निजी जेलें हैं वहाँ पर वो बाकायदा एक बेहतरीन सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करती और इन लोगों को बाजियाब करती। यहाँ पर मेरी जब जहांगीर मरी से बात हुई तो उनका कहना ये था, बाकायदा वो इस बात पर बहुत ज़्यादा अबदीदा थे, उनका कहना ये था कि उनको मुसलसल प्रेशराइज किया जा रहा है। अच्छा, मैं तो ये देखती हूँ कि सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के अपने बेटे नहीं, मतलब क्योंकि वो बार बार कह रहे कि जी हमारे पास तो वो है नहीं, तो उनके अपने बेटे नहीं जो है वो उनकी तस्वीर जो वो जारी कर कॉन्टेक्स्ट में वैसे जारी किए तस्वीरें जो जारी किए, क्या मकसद क्या है उनका ये जारी करने का? मदीहा यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हमारी नॉलेज में आई हैं उनके मुताबिक ये है कि सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान और उनके बेटे सरदारज़ादा इनाम खेतरान के दरमियान कुछ चपकलिश चल रही थी, जिसकी बिना पर अब्दुर्रहमान खेतरान ने जो है वो अपने बेटे के ऊपर FIR दर्ज करवाई थी और उसी FIR के लिए इन्होंने जो ये खान मोहम्मद हैं इनको कहा था कि वो इसके ऊपर झूठी गवाही दें। तो उनका कहना ये था, खान मोहम्मद ने ये कहा था कि बाप बेटे के दरमियान मैं पिस जाऊंगा, और वही बात हुई जब उसने ना बाप का साथ दिया ना बेटे का, तो उस बेचारे को इस सारे जो वाक़या है उसके बदले में अपने घर वालों से जो है वो हाथ धोना पड़े। बीवी कुरान उठा के अपील करती हुई नज़र आई और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जब ये वीडियो वायरल हुई और वो खातून, और सोचना और लम्हा फ़िक्रिया और सवालिया निशान यहाँ ये उठता है कि निजी जेल से ये वीडियो बनाई गई, वहाँ पर जहाँ से अब तक पुलिस उन लोगों को बाजियाब नहीं करा सकी, वहाँ पर इस खातून के वीडियो का बनाया जाना और फिर इस वीडियो का वायरल किया जाना भी एक सवालिया निशान। अच्छा अतिया, एक और चीज़ भी, खातून कुरान उठाए हुए अपील करी। अतिया, एक और चीज़ भी है, देखें वीडियो सामने आ गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताइएगा, ये जो बारखान पुलिस के सरबराह वो ये कहते हैं कि जी हमने तो एक दफ़ा छापा भी मारा था और ऐसा कुछ वहाँ से कोई निजी जेल हमें मिली ही नहीं। दूसरा ये अब्दुर्रहमान खेतरान कहते हैं कि जी मुझ पर तो 2014 में भी इल्ज़ाम था, फिर 2018 में भी इल्ज़ाम लगा, और ये तो इस तरह के इल्ज़ाम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इलेक्शन करीब आने वाले होते हैं और ये मेरी साख को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो ये पुलिस अगर बिलखुसूस पहले से ये माइंड बना के बैठी है कि हमें तो पहले भी जेल नहीं मिली थी, तो ज़ाहिर अब भी नहीं मिलेगी, तो फिर क्या शफाफ तफ्तीश की कोई तवक्को कर सकते हैं इससे? इशफाक, दरअसल बलूचिस्तान की अगर सियासत उठा के देखी जाए, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, जहाँ भी फ्यूडल लॉ है, सरदारी निज़ाम है, जागीरदाराना निज़ाम है, वहाँ पर आपको ऐसे बहुत से वाक़यात नज़र आते हैं। ये तो ये हुआ ना, ये वाक़या बदकिस्मती कहूँगी कि बदकिस्मती से ये लोग सामने आ गए, और जो है वो कहते हैं ना लहू जो है वो बोलता है, और लहू बोलना शुरू हो गया तो ये वाक़या सामने आ गया, वरना ये वाक़या भी बहुत से वाक़यात की तरह दफन हो चुका होता। अब बात यह है कि अगर वाकई ही ये इल्ज़ामात है तो इन इल्ज़ामात के लिए जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनको सामने आना चाहिए। अगर वो सामने नहीं आते, गुज़िश्ता रोज़ अभी मेरी जब जहांगीर मरी से बात हुई तो उनका कहना ये था कि रात को सरदार जो अब्दुर्रहमान खेतरान हैं उनको वज़ीर आला के खुसूसी तैयारे के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान से बाहर भिजवाया जा रहा था, लेकिन ये हुआ कि हमारे चैनल पे ही ये खबर नशर हुई और उसके बाद सरदार और अतिया साथ में ये भी सुन रही थी कि सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान जो है वो अपने दिफा में ये कह रहे थे कि भाई अगर मैंने ही इनको मरवाना होता तो मैं अपने घर से जो 2 किलोमीटर के फासले पे कुआं है मैं उनको वहीं पर ही क्यों फेंकता। तो वो भी अपने वो कुछ शोज में आके वो भी जो है वो इस तरह के अपना दिफा करें केस का। लेकिन मुझे ये बताएं, इस तमाम सूरत हाल में ये जो बलूचिस्तान की हुकूमत है ये क्या कर रही होती है? मतलब मुल्क में आफत आ जाए, लोगों पे जुल्म हो जाए, इसका क्या किरदार होता है? क्या ये बिल्कुल इसके कान पे जूं भी नहीं रेंगती? मदीहा, आपको याद होगा कि सैलाब की सूरत हाल में हमारी हुकूमत के कान पे कितनी जूं रिंगी, कितने ज़्यादा लोग उस सूरत हाल में मरे। क्या हमारी हुकूमत के कान पे जूं रिंगी? ये तो फिर भी अगर मैं बहुत अफसोस के साथ ये अल्फाज कहूँगी कि ये 3 लाशें हैं, इन 3 लाशों के तो मेरे ख्याल गिरने से हुकूमत के कान पे जूं तो क्या, हुकूमत के कान के करीब से हवा भी नहीं गुजरी। ये तो हुआ ये कि सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का नाम आया है तो थोड़ी सी जो है वो भी उसके बाद जब मीडिया पे बहुत हलचल मच गई, उसके बाद शाम को आपने देखा होगा कि हुकूमत थोड़ी सी जागी और इसके ऊपर बयानात आने शुरू हुए, वरना वीडियो जो है हम सुबह से ही इन खबरों को चला रहे थे, सुबह से इस वाक़े को देख रहे थे
कि भाई ये वाक़या हो गया है, वहाँ से लाशें बरामद हुई हैं और उस बंदे का बाकायदा वीडियो बयान जो है वो हमारे चैनल पे भी नशर हुआ। उसके साथ साथ खातून की वीडियो वायरल हुई। शाम को जाकर जो है फिर हुकूमत ने अपने जो है हाथ पैर चलाना शुरू किए। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो लवाहिकीन हैं, लवाहिकीन इसी तरह के वो मरी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। खान मोहम्मद मरी साहब तो जो है वो अपनी ज़िंदगी बचाने की तगदो में लगे हैं और वो बारहा ये अपील कर रहे हैं कि उनके 5 बच्चों को बाजियाब कराएं। आई होप कि ऐसा हो। लेकिन जहाँ पर आप बात कर रही हैं ना कि बहुत शुक्रिया आपका अतिया, और जहाँ अतिया ये बात कर रही थी कि जी जूं तक नहीं रेंग रही, तो ये 1 जून से कुछ नहीं होगा, पूरी इन्फेस्टेशन होनी चाहिए ताकि फिर उनको कुछ पता लगे कि हो क्या रहा है यहाँ पर। मैं कहती कीड़े मकोड़े भी रेंगे। खैर आपकी सूरत हाल में तुमने बारिश में ये भी देखा था कि तो कुछ भी नहीं किया गया था। अच्छा, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू जो कि हमारे अक्सर लोग फेस कर रहे हैं, और आप लोग तमाम तो लोग जो देख रहे हैं, जो दफ्तरों में बैठे हुए, जो ख़वातीन घरों में बैठी हुई हैं, जो जहाँ पे भी, चाहे मैं यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, कान खोल के एक बात सुन लें कि अगर आपको कभी भी किसी ऐसे शख्स का फ़ोन आया कि जी मैं फ़लाना एसपी बात कर रहा हूँ, मैं फ़लाना डीएसपी बात कर रहा हूँ, मैं फ़लाना एसएचओ बात कर रहा हूँ, आपकी बेटी, आपका बेटा अभी एक घिनौने जुर्म करता हुआ पकड़ा गया है और वो हमारे जो है हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसका फ़ोन भी हमारे पास है, तो इसकी जो है ज़मानत हो जाएगी, इतने इतने पैसे आप फ़ौरन जो हमें ना वो आप ट्रांसफ़र कर दें। वो आपको इतना टाइम नहीं देते कि आप सोचें या आप अपने बच्चे को कॉल करके चेक करें। अच्छा, कुछ में तो ना अच्छी उन्होंने तहकीकात की होती हैं। हाँ, जैसे मैं मुझे कॉल आ जाए जी आपका भाई सत्ती फलाने सत्ती कोई हो गया, तो मेरे पास मैं भी एकदम हड़बड़ा जाऊंगी कि अच्छा इतना घिनौना किस्म कर दिया, गाड़ी के नीचे कोई बंदा आ गया और वो यूं छोड़ेंगे फलान। 100 चीज़ें ऐसी होती हैं। तो बहरहाल स्कैम करने के लिए काफ़ी सारे तरीके अख्तियार किए जाते हैं। इसी से मुतालिक एक रिपोर्ट जो है वो पहले आपको दिखा देते हैं, वो हमने तैयार की है। कैसे फंस गया हूँ मामू जी, मैंने कहा जी ठीक है मैं आता हूँ तुम्हारे पास। फिर उसने एक साहब से बात कराई जो कि मुबैना तौर पर कोई पुलिस एहलकार थे। उन्होंने कहा जी अपनी शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं। मैंने कहा मेरा क्यों मांग रहे हो भाई शनाख्ती कार्ड नंबर, जिसको अरेस्ट किया उसको छोड़ो। और फिर वो डिटेल्स वगैरह कुछ जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन इट डिड नॉट वर्क। अगर आपसे कोई जरा सेंड दे कि जी वो जो आपकी बहन, तो आप कहेंगे हाय कौन सी वाली, फलानी वाली बहन नहीं। अच्छा वो जो आपका भांजा था ना, कौन से वाला भांजा मेरा, तो आप खुद उनको अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन मत दें। आप चेक करें, हाजिर दिमागी यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो आपको 5 मिनट में चकमा देके आपसे लाखों की रकम जो है वो लूट सकते हैं। बात भी कर लेते हैं ना। बिल्कुल जी, इसी वाले हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं AVLC के SSP अब्दुर्रहीम शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया जी। और साथ में नज़ीर शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो शिराजी साहब एक चीज़ ये बताएं कि ये मामला जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले ये है कि बैंकिंग स्कैम हुआ करते थे कि बैंकों से मुतालिक आपकी मालूमात के जी आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है तो इस नंबर पे कॉल करें, ये करें वो करें। अब ये जो है वो ये सारा मामला है, इसकी वजह आपको क्या दिखाई देती है? एक तो मैं आपको बताऊं कि आपका CNIC की कॉपी जो सर्कुलेट कर रही होती है, क्या उससे भी कुछ इस तरह से होता है? क्योंकि अब तो CNIC नंबर से आपका घर का एड्रेस भी, वोट कहाँ डलता है, गाड़ी आपके नाम पे कौन सी रजिस्टर है, एक CNIC नंबर कोई भी शख्स भेज के वो मालूमात ले सकता है। तो क्या ये मालूमात का हुसूल जो इतना आसान है उसकी वजह से ऐसे वाक़यात होते हैं? जी बिस्मिल्लाह, आपने बड़ा पर्टिनेंट ये इशू है जिसको हाईलाइट किया। इसमें एक तो ये डाटा, दूसरा और कुछ जो हमारे पास, ये आपने देखा होगा जितनी भी नॉर्मली ये कॉल्स ओरिजिनेट होती हैं वो मोबाइल नंबर्स पे होती हैं जो कि अनसोलिसिटेड होती हैं, मतलब अनवेरीफाइड सिम्स होती हैं। तो जब तक ये हमारी दोनों चीज़ों को आप साइमल्टेनियसली आप उनके ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक इसको आप कट डाउन नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल दे थ्राइव ऑन, थोड़ी बहुत इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, कभी नहीं भी होती, कभी वो अगला बंदा खुद अपनी इंफॉर्मेशन देता है। और इस तरह आपने बताया कि इस तरह की एक इमरजेंसी क्रिएट कर देते हैं कि जिस पे अगला बंदा मजबूर हो जाता है। वो लोग एज्यूम कर रहे होते हैं कि शायद हमारा कोई प्यारा है वो इसमें समझिए मुझे बिल्कुल कासिर हो जाते। तो बताएं कि अब तक आपके पास ऐसी कितनी शिकायत हैं जिनका इंदराज हो चुका है, और ज़्यादातर टारगेट कौन बनती है, ख़वातीन बनते हैं या मर्द बनते हैं, और उनकी एज क्या होती है? जी नॉर्मली जिनके साथ ये वारदात हो जाती है वो चूँकि बड़े सादा लोग होते हैं तो वो नॉर्मली इसको रिपोर्ट नहीं करते। मैं चूँकि जिस यूनिट को हेड कर रहा हूँ बेसिकली किडनैपिंग फॉर रैंसम और जो बाकी इस तरह के केसेस को डील करते हैं, हमारे पास ये इसके ज़ुमरे में भी आता है। और हमारा जो एक और यूनिट है SIU उसके ज़ुमरे में भी आता है, बिकॉज वो एक्सटॉर्शन को डील करता है। लेकिन ये नॉर्मली लोग इसको रिपोर्ट नहीं करते। लेकिन अनरिपोर्टेड बहुत सारे केसेस हमारे पास सामने आते हैं, जिसके अंदर कुछ को तो फिर हम जो लोग होते हैं वो हमसे जब राब्ते में आते हैं तो हम उनको कॉन्फिडेंस देते हैं और उनको कहते हैं कि जी आप बिल्कुल इस चीज़ को वेरीफाई कर लें। और हम तमाम भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से जो है वो तमाम लोगों को भी ये पैगाम देना चाहेंगे कि वो जब भी उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो
प्लीज़ पुलिस की हेल्पलाइन पे या करीब तरीन जो पुलिस स्टेशन है उस पर जाके अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसको वेरीफाई कर लिया करें कि आया कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। फ़ोन नंबर है आपको ये बाज़ औक़ात तो ये होता है कि आप दोबारा कॉल बैक भी करना चाहो तो वो सिम्स बंद हो जाती हैं बिकॉज दे हैव मल्टीपल सिम्स जिस तरह से वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो किस तरीके से उनके ख़िलाफ़ अगर ये अनवेरीफाइड हैं और ये किसी के नाम पर रजिस्टर्ड भी नहीं है तो फिर ये काम किस तरह से कर रही होती हैं? क्योंकि आई रिमेंबर कि वो चौधरी इंसार साहब जब वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने हर किसी की बायोमेट्रिक वाला सिस्टम शुरू किया था और बायोमेट्रिक के तहत ही अब सिम जारी होती है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसमें जी बहुत सारे जो लोग जो आपने देखा होगा रोड्स पे ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ये जो इस किस्म के स्कैमर्स होते हैं, ये फिर इनके जाके वो फिंगरप्रिंट्स लेके और वहाँ से उनसे वो सिम्स वगैरह ले लेते हैं। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा ये जो है टेलको कंपनीज जो हैं इनके ऊपर कर रही हैं और मेजॉरिटी आपकी जो सिम्स हैं वो इनकी बायोमेट्रिक हो चुकी हुई है। लेकिन कुछ जो आपके पास सिम जिस किस्म की हैं जो कि अनवेरीफाइड हैं उनके ज़रिए स्कैम किए जाते हैं। और उसके अलावा दूसरे आपके आईपी जनरेटेड नंबर्स भी होते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं वो तो आईपी जनरेटेड नंबर्स पे भी कर लेंगे कि आपको मास्किंग हुई होती नंबर होगा लेकिन आप कॉल बैक करेंगे तो प्रॉब्ली इट विल बी नॉन एग्जिस्टिंग नंबर। अच्छा नज़ीर, क्योंकि आपका डायरेक्ट आवाम से भी रब्ता रहता है तो मुझे बताएं आप तक कितने लोग इस हवाले से कंप्लेन करते हैं? और क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हमें भी ऐसा कोई मसला होता है तो हमारी कोशिश होती है कि अगर हम ऐसे किसी बंदे को जानते हैं जैसे आपको तो हम भी आपको कॉल कर लेते हैं, आपको कितना लोग अप्रोच करते हैं और आपकी नॉलेज में कितनी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं? देखें, ये अब तक का जिस तरह मुख्तलिफ स्कैम आते हैं, जिस तरह आपने बताया बैंकिंग सर्कल के इस तरह के आते थे, तो ये अब तक का सबसे ज़्यादा और बहुत तेज़ी से ये बढ़ता हुआ ये सिलसिला ये क्राइम है। और इसके अंदर हर तबके कहते हैं ना हर मकतबा फ़िक्र के शख्स को इसके अंदर फंसाया जाता है और कुछ के इनको नाम भी मालूम होते हैं। और जिस तरह एक तो अनवेरीफाइड सिम है, इसके अंदर वो सिम भी हैं जो वेरीफाइड भी हैं। आप गांव देहातों में जाते हैं, लोगों से आप जो थंब लगवा लेते हैं, तो आपको याद होगा इकरार भाई ने प्रोग्राम किया था रबड़ जी, तो इस तरह वो बाकायदा सिम भी इशू हो जाती है, बायोमेट्रिक भी हो जाती है। जब पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे उस शख्स तक पहुंचते हैं तो बेचारी कोई गांव की बूढ़ी या बूढ़ा होता है जिसको पता भी नहीं होता कि उसके अंगूठे से जो सिम इशू हुई है उसके ऊपर ये बड़ा स्कैम हो रहा है। मेरा अपना, मैं जितने भी बैंक में बायोमेट्रिक कराने जाती हूँ वो कहते हैं आपका है ही नहीं। अच्छा ये हाँ वो लकीरों का भी इशू। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक तो ये है कि आपका जो अंगूठा वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा ये है कि ये जो जगह जगह मिसाल के तौर पर कई दफ़ा आप चाय के होटल पे बैठे हो तो कोई नौजवान लेके आ जाएगा कि जी सिम ले लें, और उसके हाथ में वो डिवाइस होती है बायोमेट्रिक वाली, उसको भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़ाहिर है कि कोई अननोन बंदे का भी फिंगरप्रिंट्स लिया जा सकता है। एक तो ये इसको टैकल करने के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरा ये है कि लोग अपनी इन्फॉर्मेशन खुद देते हैं, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन, यानी कि मुझे उसने बताया तो मैं उसको कह देता कि हाँ जी मेरे तो बहन नहीं है मेरा भाई है, तो वो कहता अच्छा आपके भाई का बेटा। तो कुछ मालूमात आप खुद भी देते हैं, नाम भी बता देते हैं, तो उसके लिए क्या करें? इनकी अपनी फुप्पो के साथ हाँ वो जी अभी आप ब्रेक में बता रहे थे तो मैं चाहूँगी ज़रा ऑडियंस के साथ भी शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई कितने फ्रीक्वेंटली ये केसेस हो रहे हैं और हर एक को टारगेट कर रहे हैं। जी ये हमारी फैमिली भी जिस तरह मैंने बताया कि एक इंसिडेंट हुआ था जिस तरह वो, और हम इस वाले केस में तो जो बंदा इम्पर्सनेट कर रहा था उसने खुद से कहा कि मैं आपका रिलेटिव हूँ, और उनको लगा कि शायद उनका कोई है, और फिर इवेंचुअली उन्होंने पैसे उनको पैसा कर दिए बिल्कुल सो मच सो के फिर वो उन्होंने एक चेक काटा और चेक से चूँकि पैसे उन्होंने जितने मांग रहे थे उतने शायद पहले कुछ भिजवा दिए, और जब नहीं थे तो फिर बैंक से वो पैसे कुछ निकलवा के उनको करके कर दिए। इवेंचुअली वो लाहौर में हुआ, वी वर एबल टू कैच देम। वो एक जिस तरह बात की नज़ीर भाई ने, वो किसी कसूर के एक देह के अंदर वो एक खातून थी जिनके नाम पे मल्टीपल सिम्स निकली हुई थी, और वो किसी NGO ने या किसी ने जाके वहाँ पर उनके फिंगरप्रिंट्स लिए हुए थे जिसके अंदर वो बाद में मिसयूज़ हुए हुए थे। ऑफ कोर्स इसमें PTA और बाकी सारे लोग भी कर रहे हैं, तमाम टेलकोज जो हैं वो भी अपनी दोबारा से इनको बार बार वो वेरीफाइड कराती हैं। इसमें हर किसी को चाहिए कि अपना देख ले कि उसके CNIC के अगेंस्ट कितनी सिम्स चल रही हैं। दिस इज़ अ वेरी वैलिड थिंग दैट वी मस्ट नो। और दूसरा ये कि PTA की जानिब से ये नंबर भी दिया जाता है, उस नंबर के तहत आप मेरे ख्याल में मैसेज भेज के ये पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी सिम्स रजिस्टर्ड हैं। अगर ना रजिस्टर्ड हो, मिसाल के तौर पर आपको 2 सिम्स हैं या 3 सिम्स हैं, तो आप उस मुतालिका फ्रेंचाइज में जाके अपना CNIC और अपनी शनाख्त जाहिर करके वो कर सकते हैं। अच्छा आज वैसे मैं लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो ऐसे झमेलों में ना फंसें? जी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं यही तमाम लोगों को ये मैसेज दूंगा कि वो अगर उनके पास किसी किस्म की भी कोई बंदा इम्पर्सनेट करके अपने को पुलिस अफसर बताता है या कोई आपका अजीज़ बताता है,
तो मेहरबानी करके जो मुसद्दिका पुलिस की हेल्पलाइंस हैं या जो आपके करीब तरीन जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाके इसको रिपोर्ट करें, प्लीज़ इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें और किसी भी तरीके से ये जो इन लोगों के झांसे में आके उनको किसी किस्म के पुलिस बिल्कुल मैं भी ये बताना चाहूँगा कि ये एक लोकल स्कैम है, लेकिन इस वक्त जो सिंध का और पंजाब का कुछ इलाका है इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो फ्रॉड चल रहा है वो हनी चल रहा है। इस टाइम पे भी कश्मीर, जैकबाबाद और उस साइड पे इस वक्त भी अगर आप देखेंगे ना तो 50 से 60 मुगवी इस वक्त भी उनके पास मौजूद होंगे जिनको सस्ते ट्रैक्टर या सस्ते गाड़ी की लालच देकर बुलाया गया। वो पैसे लेकर पहुंचे और उनसे मजीद डिमांड अपनी फैमिली से की जाती है। सेकंड जो हनी ट्रैप है लड़की की आवाज़ में, और ज़्यादातर इसमें मजे की बात ये शादीशुदा लोग फंसते हैं कि उनसे लड़की की आवाज़ में बात करते हैं, फिर दोस्ती हो जाती है, फिर वो मिलने के लिए बुलाते हैं, सखर के बाद वो बंदा गायब हो जाते हैं। तो हनी ट्रैप से लोग बचें। इस तरह की जितनी भी कॉल्स आती हैं आप ऐसे तो लोगों को थोड़ा सा बाजियाब करा के फिर सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना चाहिए। बाजियाब जब वो शख्स होता है ना तो वो इतनी मार खा चुका होता है डाकुओं के हाथों कि उसका ऑलरेडी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। चलिए बहुत शुक्रिया जी। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, साथ में हमारे साथ एसएसपी AVLC अब्दुल रहीम शिराजी साहब मौजूद थे। प्लीज जब आपको ऐसी कोई भी कॉलर कहे कि जी आपके भतीजे का एक्सीडेंट हो गया है, आपकी मियां का एक्सीडेंट हो गया है, आप डायरेक्टली फोन बंद करें, उनको फोन कॉल करके कंफर्म करें या फिर अपने मुंह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, ठीक है। जरा परेशान भी ना हो, थोड़ा दिमाग से काम लेना है। और अपनी सिम चेक करवाएं। हाँ अभी करते हैं भाई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वतन की मिट्टी का कर्ज अदा करने वाले शोहदाए पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियाँ, रवायती जंग हो या दहशतगर्दी, पाक फौज ने वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियों की दास्तानें रकम की हैं। वतन की मिट्टी के ये गौहर नायाब कभी सिपाही रिजवान महमूद की सूरत में माँ का फ़ख्र बने, कभी मेजर दानिश ने कुर्बानी से अपने वतन को सुरखरू किया, और कभी लांस नायक मोहम्मद आमिर ने शहादत को शहद समझ कर नोश किया। आप ये देखें कि उनका सब्र जो है वो हमारे दिल दहला देता है। अल्लाह ताला इनको सब्र और इस्तिकामत पर कायम रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, तो आपको बताएं कि जेल भरो तहरीक एक जिहाद है जिसका मकसद हकीकी आज़ादी हासिल करना है। ये कहना है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का, जो कहते हैं कि सारे पाकिस्तान के लोग जेल भरो तहरीक का हिस्सा बने ताकि हम जल्द अज जल्द हकीकी आज़ादी हासिल कर सकें। पाकिस्तानियों को मैं आज अपील कर रहा हूं कि अपनी हकीकी आज़ादी के लिए हमारी जेल भरो तहरीक में शामिल हो। ये दरअसल आपको उधर लेके जाएगा जिधर एक आज़ाद पाकिस्तान और एक खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। वो तब आएगा जब एक रियासत आपके बुनियादी हकूक की हिफाजत करेगी। इसलिए ये जेल भरो तहरीक जो है इसका मतलब ही ये है, ये एक जिहाद का नाम है, एक आज़ादी का नाम है, और मैं चाहता हूं कि जितने भी आप में से इसमें शिरकत करेंगे उतनी जल्दी हम अपने मकसद पर पहुंच जाएंगे कि अपने मुल्क को एक हकीकी तौर पर आज़ाद। चलें जी, जेल भरो तहरीक पर इमरान खान साहब ने पूरी कौम से जो कहना था वो तो कह दिया, उन्होंने इसको जहाद का नाम दिया। उन्होंने कहा ऊपर जाना है तो फिर आपको जहाद करना होगा, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना होगा। चलें जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी आपकी सेहत के वाले से बात करते हैं। और स्पेशली आपको पता ना कि आजकल जो स्पेसिफिकली बड़े ज़बरदस्त और मज़ेदार फल तो हर सीज़न में बड़े मज़ेदार होते हैं, लेकिन एक फल जो मेरा फेवरेट है जो कि इसी सीज़न का फल है और बहुत जल्दी जाने भी वाला है, वो है स्ट्रॉबेरी। वाह 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 वाह। और आपको पता है हर डाइट में, कीटो डाइट में भी बहुत सारे लोग डाइट्स डिफरेंट कर रहे होते हैं, उसमें ये ऐसा फल है जो कि आपको बिल्कुल अलाउड होता है। और ये क्या कमाल फल है, ये छोटा सा हो लाल रंग का खूबसूरत सा, लेकिन इसके फवायद बहुत ज़बरदस्त है। तो फ़वाइद क्या क्या बल्ले शावा वाले फ़वाइद हैं। इस पे बात कर लेते हैं। माहिर ग़िज़ाइयत आमना मुजीब खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आमना, हमारा फेवरेट जो एक चीज़ होती है वो ये होती है कि उसको आपने मतलब ग्राइंडर में डाला, मैश किया, फिर उसके बाद उसको डब्बे में रख लिया, उसके बाद चम्मच से खुरच के नेटफ्लिक्स देखते हुए खाना। और थोड़ी सी क्रीम डाल के, कभी-कभी तो लेमनेड में भी डाल के उसको क्रश कर दो। तो मैं कहती हूँ और क्या-क्या हो सकता है। बड़ा ज़बरदस्त फ्रूट है। लेकिन उससे पहले कि मैं बताऊं कि ये जैसे मारिया ने कहा कि ये सारी डाइट्स भी इस फ्रूट को अपने डाइट्स में मदिया शामिल की जाती हैं ये वेरियस डाइट्स में। सबसे पहले तो ये जो फैट डाइट्स हैं, स्पेशली नंबर 1 पे कीटो,
और ये बहुत ज़्यादा ये आप ज़्यादा दिन के लिए कर भी नहीं सकते, एक महीने से ज़्यादा, बिकॉज वो किडनी पे प्रेशर डालता है। तो मेरी अपील सबसे पहले तो यही होगी कि इन फैट डाइट्स की तरफ मत जाएं, बिकॉज ये वजन उसी तेजी से, जिस तेजी से गिरता है उतनी तेजी से वापस आ जाता है और फिर दोबारा उतरता है। स्ट्रॉबेरी का क्या? स्ट्रॉबेरी का मैं ये कहना चाहूंगी कि इट्स वन ऑफ द, उसको कहते हैं पावर हाउस फ्रूट्स कहा जाता है। तो आप ये सोचें कि कितनी पावर है उसके अंदर, तो क्योंकि वो सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है ना, हमारे सेल्स के अंदर जो सारी बॉडी में काम करते हैं, उन फ्लूइड्स का रखवाला है, क्योंकि विटामिन सी है उसके अंदर, पोटेशियम है, विटामिन के है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, मतलब हर चीज जो आपकी बॉडी को चाहिए वो स्ट्रॉबेरी में इतनी छोटी से। हाउ मच स्ट्रॉबेरी इज इनफ? स्ट्रॉबेरी 75 ग्राम्स पर सर्विंग आपको लेनी चाहिए। वो कितनी बनेगी? मतलब अप्रोक्सीमेटली इतनी 2.5 आउंस। ये हर 15 मिनट बाद खा सकते हैं इसको मैं ऐसे खोल के? आप 3 दफा दिन में ये खा सकते हैं। अच्छा, 75 ठीक है, आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। हैप्पी सर्विंग है। हां, यू कैन हैव इट विद द फ्रेंच टोस्ट इन द मॉर्निंग। नहीं, एक्चुअली यू शुड क्रीम, तो फिर आप उसको उसके सारे जो उसकी ग़िज़ाइयत है वो खत्म कर रहे हैं, ये इजाफा कर रहे हैं बेतहाशा। उसमें थोड़ी सी ग्रैन्युलेटेड वो डाल दें, शक्कर थोड़ी सी, और सुबह नाश्ते में ले लें अपने अंडे के साथ या किसी भी प्रोटीन फॉर्म के साथ। बच्चों के लिए कितनी मुफीद है? बहुत ज्यादा मुफीद है। स्ट्रॉबेरी जैम बनाएं घर में उसका। उसकी मतलब अभी भी प्रिजर्वेटिव के ले रहे हैं, वो तो निरी शुगर है, वो तो चीनी है और इतनी सी स्ट्रॉबेरी है। आप घर में बनाएं, अभी बना के उसका प्रिजर्व रख लें, पूरे साल बच्चों को जैम टोस्ट दें उसके साथ मजे से, और खुद भी बड़े क्रोसान के साथ, और बच्चों को ज्यादा दिखाएं, ज्यादा खुद खाएं। एब्सोल्युटली। चलिए जी, और साथ में मुझे बताएं कि क्या जो शुगर के पेशेंट्स उनको दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स? शुगर के पेशेंट्स के लिए जबरदस्त है, हार्ट पेशेंट्स, हाइपरटेंशन, कैंसर, सारे ये पेशेंट्स ये स्ट्रॉबेरी एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सीडेंट्स जो उनकी बीमारी को, क्रॉनिक इलनेसेस को कम भी करती है और उनको बचाती है। चलें जी, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आमना मुजीब खान, आप हमारे साथ मौजूद थी। वेरी क्विकली, बहुत जल्दी में आपने हमसे सूरत हाल एक्सप्लेन की। स्ट्रॉबेरी खाएं जी, जैम बनाएं और सेहत बनाएं, अपना ख्याल रखिएगा, ज्यादा खाएं। जीते रहिए, अल्लाह हाफिज। हाँ, आज खरीदूंगी जाके मैं।